स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन तो इसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, और अंतस्थ व्यंजन के बाद में जो अगला व्यंजन क्रम आता है उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो आइए हम लोग ऊष्म व्यंजन वर्ण को विधिवत ढंग से पढ़ते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण। यदि इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। देखिए, इन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं, और गर्म हवाओं के बाहर निकलने के कारण ही इसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। संघर्षी व्यंजन वर्ण इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो घर्षण के साथ इनका ये उत्पन्न होते हैं, घर्षण के साथ उत्पन्न होते हैं। एक रगड़ के साथ, मुंह में एक रगड़ सा उत्पन्न होता है, घर्षण सा उत्पन्न होता है, और घर्षण के साथ ये वर्ण उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण हम कहते हैं। इसकी श्रेणी में वर्णों का जो क्रम है, सबसे पहले तालव्य, उसके बाद में मूर्धन्य, उसके बाद में दंतशा, और उसके बाद में एक वर्ण और आता है जिससे हम कहते हैं हा। ठीक है, इनका नाम परीक्षा में हर बार पूछता है, तो इसको हम कहते हैं तालव्य या तालव्य शकार कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या भैया? मूर्धन्य। और इसे हम लोग दंतशा कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हा वर्ण आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, जिसमें पहले हम लोग इसे कहते हैं अलजिह्वा वर्ण। अली जिह्वा, इसे अलजिह्वा कहते हो। सबसे ज्यादा सही यही इसका नाम भी है, अलजिह्वा। इसे संस्कृत में कंठ वर्ण भी कहते हैं हम लोग। कंठ वर्ण भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। काकल्य वर्ण भी कहते हैं। इसमें ध्यान रहे, इसका जो अलजिह्वा नाम है भैया, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, अलजिह्वा नाम। ठीक है, हिंदी में इसे अलजिह्वा ही कहते हैं, है ना। इसे स्वर यंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। और इसे ही हम लोग, अच्छा, ये महाप्राण भी होता है, महाप्राण के होने के साथ साथ ये सघोष वर्ण भी होता है। महाप्राण भी है और सघोष भी है। ठीक है, इसका एक नाम कार प्रत्यय के साथ हकार भी होता है, हकार इसे कहते हैं हम लोग। हकार के साथ साथ यह एक महाप्राण वर्ण है, महाप्राण है।
क्या भैया, महाप्राण है। और महाप्राण होने के साथ साथ ये सघोष भी है। क्या भैया, सघोष भी है। हाँ, सघोष वर्ण भी होता है। सघोष होने के साथ साथ इसे हम लोग स्वर यंत्री वर्ण भी कहते हैं। स्वर यंत्री अर्थात जहां से स्वर वर्ण का उच्चारण होता है वहीं से इस ह वर्ण का उच्चारण भी होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, साथ ही साथ जो हा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है। ठीक है, इन सभी नामों में आपको जो ध्यान रखने का विषय वस्तु सबसे ज्यादा है, हा वर्ण को हम क्या कहते हैं, अलजिह्वा। ये नाम आपको याद में रखना होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो आगे आता है आपका, ये आपके जितने भी स्पर्श व्यंजन वर्ण थे, स्पर्श व्यंजन वर्णों में जो आपने उनके प्रकार देखे थे, एक तो था प्रयत्न के आधार पर और दूसरा क्या था, तो दूसरा था उच्चारण स्थान के आधार पे। तो ये प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजन वर्णों का 3 वर्गीकरण किया गया था वो चीजें स्पष्ट हो गई। ठीक है, उसमें स्पर्श था, अंतस्थ था और ऊष्म था, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब अभ्यंतर प्रयत्न के बाद में बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे, अर्थात बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया। अब हम लोग आगे देखेंगे व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो जो इनका वर्गीकरण होता है वो 2 तरीके से होता है। कितने? 2 तरीके से होता है। वे 2 तरीके कौन कौन से हैं इसमें भैया? तो पहले को हम कहते हैं नाद, गूंज, कंपन या झंकार के आधार पर। ये भी 2 टाइप का होता है। जिसमें पहला होता भी है सघोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष। व्यंजन वर्ण, ये वर्ण लिखिए चाहे ना लिखिए, वर्ण का ही विभेद हम लोग कर रहे हैं। आगे है प्राण तत्व
या श्वास के आधार पर। इसका विभेद भी भैया दो तरीके से होता है। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। क्या होता है भैया? महाप्राण होता है। इसमें जो सघोष वर्ण होते हैं, इन सघोष वर्णों को ही हम लोग घोष वर्ण भी कहते हैं। मंडी परिषद का पेपर हुआ था, उसमें उसने सघोष और अघोष ना लिखते हुए क्या लिख दिया था? केवल घोष लिखा था। भाई घोष वर्ण कौन से हैं, ठीक है? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम सघोष को ही घोष भी कहते हैं, ठीक है? अब नाद, गूंज, कंपन या झनकार का मतलब सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है? अब इसमें देखिए दो शब्द से बना हुआ है, एक तो सा और एक है घोष। इसमें जो आप सा देख रहे हैं, सा का अर्थ होता है सहित। क्या अर्थ होता है भैया? सहित। या अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है? साथ। इसमें जो घोष है, घोष का अर्थ क्या होता है? गूंज। क्या अर्थ होता है? गूंज। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण गूंज के साथ होता है उनको हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। इसकी श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसकी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में य, र, ल, व आ गए, ठीक? प्लस ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। किंतु ध्यान रहे ऊष्म वर्ण में केवल एक ही वर्ण आता है, हा आता है, ठीक है? प्लस सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण। सभी स्वर वर्ण का मतलब छोटा आ से लेकर के कहां तक? औ तक। कहां तक भैया? औ तक, क्योंकि अंग और अह ये इसमें नहीं आता है, ठीक? अब इतने वर्ण इसमें सम्मिलित हो गए। ध्यान रहे ये जो आपने देखे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरे में 3 वर्ण, चौथे में 3 वर्ण, है ना? और पांचवे में 3 वर्ण। अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा में जो है इनके वर्ण श्रृंखला में जोड़ेंगे इनको 5-5, तो 5 यानी 15 वर्ण तो यहां आ जाएंगे। कितने वर्ण? 15 वर्ण। 15 वर्ण जो होते वो स्पर्श वाले हो जाते हैं। प्लस अंतस्थ के कितने वर्ण हो गए? तो अंतस्थ के टोटल हो गए भैया 4 वर्ण। कितने वर्ण?
4 वर्ण हो गए, और एक कौन हो गया, एक हो गया हा वर्ण, ठीक है, एक हो गया हा वर्ण, प्लस आपके 11 स्वर वर्ण, 11 स्वर वर्ण। अब कुल कितना हुआ, तो जोड़िए, 5 4 9, 10 11, 11 के 1 और हासिल फिर 1 आएगा, तो 1 और 1 हासिल वाला 2 और ये वाला 3, यानी कितना हो गया 31। ये कुल सघोष वर्ण, कुल सघोष वर्ण कितने होते हैं भैया, 31 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 31 होते हैं। कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। चीजें समझ में आई? चलिए, इतना समझ में आ गया। यानी कि इसमें ये जो 15 वर्ण है, ये 15 वर्ण कौन से वर्ण है भैया, ये 15 वर्ण जो इसमें है ये स्पर्श वाले हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। अर्थात सघोष वर्ण श्रृंखला में, सघोष वर्ण श्रृंखला के अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 15 होती है। और 4 किनकी संख्या होती है, तो 4 होती भैया इन अंतस्थ वर्णों की, किनकी, इन अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो ऊष्म वर्ण 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सघोष वर्णों की कुल संख्या 31 होती है। कितनी होती है भैया, 31 होती है। ठीक है, ये चीजें स्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में अघोष वर्ण। कौन से वर्ण भैया, अघोष वर्ण कौन कौन से इसमें सम्मिलित है। देखिए, अघोष का अर्थ क्या होता है, आ का अर्थ होता है नहीं, आ का अर्थ क्या होता है, नहीं, और घोष का अर्थ क्या होता है, गूंज। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज नहीं उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण में सभी ऊष्म वर्ण नहीं आते हैं, केवल तीनों सा ही आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हा पहले ही कहां जा चुका है, तो हा पहले ही सघोष के अंतर्गत आ गया है। अब आप इन्हें काउंट करेंगे तो यहां जो 1 और 2, 1 में 5 और 2 में 5, 5 दूनी 10, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। ये 10 कौन है, तो 10 ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है। कौन भैया, स्पर्श व्यंजन वर्ण वाले हैं। ठीक है, प्लस इसमें 3 वर्ण जो है वो कौन से हैं, तो ये 3 वर्ण भैया ऊष्म वाले हैं, ऊष्म वाले हैं। टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 वर्ण। ये कुल अघोष वर्ण है। क्या है, कुल अघोष वर्ण। आपसे पूछा जाए कि आपके वर्णमाला के अंतर्गत कुल अघोष
वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी है भैया? 13 है। कितनी संख्या है? 13 संख्या है। ठीक है, इन 13 में 10 स्पर्श व्यंजन वर्ण है और ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 3 है। कुल कितना है? तो कुल 13 है। कितना है? 13 है। चीजें स्पष्ट? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं कुछ भी अगर संदेह होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख करके आप उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम लोग प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? हाँ, ठीक है। इसको इधर कर लेते जिससे कि ये चीजें एकदम स्पष्ट दिखें, अन्यथा ग्राफ बनाने में ही समस्या आ जाएगी। प्राण तत्व या श्वास के आधार पर वर्गीकरण कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है? तो पहला है अघोष, नहीं अघोष अघोष तो हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। क्या भैया? महाप्राण। इसमें जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में ध्यान समझनिए, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। आप या कह सकते हैं कम। और प्राण का अर्थ क्या होता है? तो प्राण का अर्थ होता है वायु या फिर हवा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण, महा इसमें विशेषण लगा हुआ है, महा का अर्थ होता है ज्यादा और प्राण का अर्थ होता है हवा या फिर वायु। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकलती है उनको हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। और इसके अलावा प्लस अंतस्थ वर्ण या र, ल, व प्लस सभी स्वर वर्ण। ठीक है, अब यहां टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 15। यहां कितनी हो गई? 4। यहां कितनी हो गई? तो यहां हो गई 11।
कितनी हो गई? 11। अब काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 के 0 हो गया और 1 2 और 1 हासिल वाला 3, टोटल कितना हो गया? 30। अर्थात कुल अल्प प्राण वर्ण, कुल अल्प प्राण वर्ण, ये जो 15 देख रहे हैं, 15 कौन से? स्पर्श वाले हैं, स्पर्श वर्ण है, ठीक है। और 4 अंतस्थ वाले हैं और 11 स्वर वाले हैं। क्योंकि जब मैंने आपको स्वर के विषय में पढ़ाया था तो स्वर के विषय में मैंने आपको यह भी बताया था कि सभी स्वर वर्ण जो होते हैं वो सघोष और अल्प प्राण होते हैं, इसलिए आप उनको भी तो इसमें ऐड करोगे, उसको भी तो जोड़ोगे, तो उनको जोड़ने के बाद टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। बात समझ में आ गई कि 30 संख्या कैसे हुई? आया समझ में? चलिए आगे महाप्राण वर्णों को देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने भैया? चलिए आगे देखते हैं। यहां महाप्राण वर्णों की श्रेणी में जिनके उच्चारण में मुंह से ढेर सारी हवा बाहर निकलती है, इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण में वही चारों वर्ण आ जाएंगे इस बार, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो यहां 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 दुनिया 10 वर्ण, 10 वर्ण तो ये वाले हो गए, अंतस्थ वाले हो गए, ओ स्पर्श वाले हो गए, प्लस 4 ये हो गए। ठीक है, तो आप इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। अर्थात कुल महाप्राण वर्ण कितने हैं? 14। कुल महाप्राण वर्ण कितने भैया? 14 हैं। ठीक है, ये चीजें भी स्पष्ट हो गई, कितने कितने वर्ण कहां कहां आ रहे हैं, कैसे इनको हम अल्पप्राण कह रहे हैं, किनको महाप्राण कह रहे हैं, इसकी पहचान के तरीके भी मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, आप इनको बोल के देखेंगे, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, है ना। अब ये दूसरा चौथा ये सब कैसे आप समझोगे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पहुंचे में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ठीक है, तो वो आप स्पर्श व्यंजन वर्ण देख लीजिए। जैसे आपने का वर्ग पे समझेंगे, ऐसे सारे वर्गों पर आता है ना। का वर्ग समझ लेते हैं हम लोग, का, खा, गा, घा, अंगा, ये स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गए। ये पहले नंबर का वर्ण है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है और ये 5वें नंबर का है। ठीक इट इज ऐसे ही सारे के सारे वर्ण इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और ऐसे ही सारे वर्ण श्रृंखलाओं पे बनेंगे। ठीक है, जैसे का वर्ग पे है वैसे चा वर्ग में भी ऐसे ही होगा, टा वर्ग में भी ऐसे होगा, ता वर्ग में भी ऐसे होगा और पा वर्ग में भी यही होगा। ठीक है, इसी नंबर श्रृंखला पे इस लोग वर्ण आते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं भाई कौन कौन से हैं तो आप शायद समझ गए होंगे, है ना, नहीं तो आप इसमें सारे सारे वर्ण लिख सकते हैं। चा है, छा है, जा है, झा है, इया है, टा है, ठा, ड, ढ, अड़ा, थ, द, ध, न, फ, ब, भा और म, ये वर्ण हो गए और इन वर्णों पर ये नंबर हो गया। जैसे अब इसमें आ गया दूसरा और चौथा, तो
दूसरा नंबर ये हुआ, ये वर्ण क्या हो गए, दूसरे नंबर वाले वर्ण हो गए, ठीक। और चौथे नंबर का मतलब हो गया ये चौथे नंबर वाला वर्ण हो गया, है ना, चौथे नंबर वाला वर्ण हो गया। तो 5 5 क्यों हो रहा वो भी जान लो आप। देखो आप गिन लो इसको ना, तो 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना, और यहां पर भी 5 ही है, इसलिए 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये चीजें इसके पहले वाले में भी थी, बात समझ में आ गई ना, सारे वर्ण समझ में आ गए। वहां मैंने तीसरा चौथा पांचवा कहा, तो तीसरा चौथा पांचवा का मतलब ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ठीक है। फिर मैंने पहला और दूसरा कहा सघोष में, अघोष में, तो पहला और दूसरा हो गया, समझ में आ रहा ना, सघोष और अघोष की स्थितियां, अल्पप्राण और महाप्राण की स्थितियां, आ रहा समझ में, ठीक है। यदि इसमें किसी भी प्रकार कोई समस्या होगी तो आप वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न रखेंगे तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आज की वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, इसके आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जाएंगे, कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।